सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही किसी भी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। एंड स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो आज हम लोग का ये लास्ट सेशन रहने वाला है, फिफ्थ एंड लास्ट सेशन। ठीक है, तो करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट सेशन स्टार्ट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं आ गया ना देखने के लिए बिकॉज ओके ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए इसको जल्दी से। ओके ठीक। लास्ट क्यों कि मतलब आप लोग भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो ना, तो मेरे पास भी उतना टाइम है नहीं, तो फिर मैं उतने टाइम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे किसी और चीज़ में दिख रही है, इसलिए मैं नहीं ले पाऊँगा। सिंपल सी बात है, एवरीथिंग वर्क्स विद एन इंसेंटिव। अब यहाँ मॉनेटरी इंसेंटिव तो है नहीं मेरा, अगर मॉनेटरी होता तो मैं फिर इसको बैच बनाता, जो कि मैंने किया नहीं। तो कुछ तो इंसेंटिव होना चाहिए, एंड दैट वाज की रिस्पॉन्स। वही नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है, हर चीज़ उसी पे काम करती है भाई, देखो इंसेंटिव पे, है ना। आप किसी को काफ़ी अच्छी लाइंस मैंने कहीं सुनी थी, दैट इज़ कि जब हम किसी को भीख भी देते हैं ना, ठीक है, तो वो भीख भी हम फ्री में नहीं देते हैं, उससे भी हम कुछ खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? फीलिंग्स खरीदते हैं, फीलिंग्स ऑफ गुडनेस, फीलिंग ऑफ वेलनेस, फीलिंग कि भाई मैं बहुत ही परोपकारी आदमी हूँ, मैं बहुत ही भला करता हूँ लोगों का। ठीक है, तो ये फीलिंग भी हम खरीदते हैं, यानी उस भिखारी ने आपको ये फीलिंग्स बेची जितने में वो आपने 5-10 रुपए दे के खरीदी उन फीलिंग्स को। तो एवरी थिंग्स वर्क। चलो, तो हम ये काफ़ी अच्छी, हाँ ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद। तो करते हैं अभी स्टार्ट फर्स्ट। हाँ करंट अफेयर्स दे देंगे, बाकी तो ऐसे जीके की लास्ट ही क्लास है। ओके चलो। सिलेक्शन बोलेगा सर प्लीज़ कंटिन्यू कर, बोलेगा तो पिछली बार बोला था, लेकिन उससे क्या हो गया? बोला था, क्या हो गया भाई? बोला था, बिल्कुल बोला था, लेकिन उसके बोलने या ना बोलने से क्या हो जाएगा भाई? सिंपल बताओ तुम। बोला था बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तो नहीं पूछते ना कि सर क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या कैसे क्या चल रहा है। वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। तो भाई मैं भी थोड़ा बहुत तो इंसेंटिव देखूंगा अपना भी। अंडर नेपाल ट्रीटी, नेपाल इंडिया ट्रीटी ऑफ ट्रेड, ड्यूटी फ्री एक्सेस इनटू द इंडियन मार्केट फॉर ऑल नेपाली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब इसको पढ़ो यार, ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ। आपकी मम्मी कसम बेटा, ये बचपन वाली हरकतें छोड़ दो अपनी, है ना। अभी तुम स्कूल पास आउट कर चुके हो, कॉलेज पास आउट कर चुके हो, अब तो ये बचपन वाली हरकतें छोड़ दो, इसकी कसम और उसकी कसम। चलो, तो एलिमिनेशन से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, एलिमिनेशन से बिल्कुल हो जाएगा। कैसे? सिंपल, आप फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ बीमस्टेक। बिल्कुल बात सही है, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ बीमस्टेक। इंडिया में बीमस्टेक में टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? कब स्टैब्लिश हुआ था जरा बताइए, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तुम्हें पता है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान आर इट्स मेंबर। इट स्टैंड फॉर, ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। स्टैब्लिश 1997 में हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में ही सार्क बना था। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में ही सार्क बना था, जो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, वो बना था। और लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जरा बताएंगे आप कमेंट में। अब इसका एम ये है कि ये साउथ और वेस्ट एशिया को ब्रिज करेगा। साउथ एशिया ये है पूरा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका वगैरह कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में। ठीक है, नेपाल, भूटान, ये सब साउथ एशिया में आते हैं। साउथ को वेस्ट से ब्रिज करना, ये कोई लॉजिक है इस बात का? वेस्ट एशिया में सऊदी अरब और ये सब आते हैं, कोई लॉजिक है इस बात का? साउथ को साउथ ईस्ट से करना होता तो समझ में आता है, साउथ को वेस्ट से। और अगर ब्रिज करना था भी तो वेस्ट एशिया की कोई कंट्री भी होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर होगा 4 को एलिमिनेट कर देना है। चौथा गया ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3। सार का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, सार का जो हेडक्वार्टर है वो
काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बॉडीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब हमें पता है कि 3 तरह की बॉडीज़ होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है जिसका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है। देन आती है स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि किसी न किसी एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई हैं, किसी न किसी स्टैट्यूट के थ्रू, लॉ के थ्रू क्रिएट की गई हैं, ओके। एंड एग्जीक्यूटिव वो होती ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही कोई एक्ट यानी किसी लॉ से क्रिएट की गई है, सिंपल। तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिंपली गलत है ये नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अलग बॉडीज़ होती हैं, वो उनका कोई ना कोई आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, बिल्कुल सही है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज उनका कोई ना कोई लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है, ना कि इनका कोई आर्टिकल मेंशन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओनली बी इज़ ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देख लेना है कि भाई क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तो करेक्ट ही पूछा है। हुमायूं का जो मकबरा है वो जहांगीर ने बनाया था। पिछले 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि जहांगीर ने नहीं बनवाया था, किसने बनाया था जरा बताइए। हुमायूं की वाइफ क्या नाम था उसका, दीना इलाही ने। एक्लेटिक रिलीजन वॉज प्रोपगेटेड बाई अकबर, येस, एंड बीरबल वॉज दी ओनली हिंदू हु अडॉप्टेड इट। बहुत ज़्यादा ये रिलीजन चला नहीं, ये था क्या, इसमें बाकी बहुत जितने भी रिलीजन्स थे, चाहे हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सब का ही मिक्सचर था, लेकिन ये चला नहीं, ठीक है, मिक्सचर, ओके। पहला तो गलत होगा सिंपली। जहांगीर इज़ वेल नोन फॉर इंस्टॉलिंग व्हाट इज़ नोन एज द चेन ऑफ जस्टिस एट द आगरा फोर्ट, ये भी सही है। आगरा फोर्ट में चेन ऑफ जस्टिस इसने इंस्टॉल करी थी, एंड दैट इज फर्स्ट ऑप्शन 2 and 3, ओके। विच द फॉलोइंग रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इनमें से वेस्ट फ्लोइंग कौन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है कि वेस्ट फ्लोइंग नर्मदा और ताप्ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से है, इन सब का ओरिजिन पॉइंट लिख दो जल्दी से कमेंट में। तो तापी का कहाँ से है, तापी का बैतूल प्लेट्यू से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा का है अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि अगेन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में पड़ता है। अमरकंटक प्लेट्यू जो कि किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है और कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है। और कृष्णा की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि ये महाबलेश्वर से निकलती है। नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है दैट इज़ सह्याद्री एंड जो माउंटेन्स है वेस्टर्न घाट्स के, वहाँ से निकलती है कृष्णा, ठीक है। तो ये आपकी महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। गोदावरी की अगर बात करेंगे तो त्र्यंबकेश्वर से, जो कि अगेन महाराष्ट्र में ही पड़ता है, सह्याद्री दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स में, ओके। अमरकंटक प्लेट्यू आपको दिखाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ से और जो रिवर निकलती है वो है सोन, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन में ही आपको देखने को मिलेगा रिहांद डैम, और यहीं पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। बात अगर करेंगे अमरकंटक प्लेट्यू की, नहीं बात करेंगे किसकी, बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स की, तो रेडियल ये है। ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस वो होता है जहाँ पर रिवर्स इस तरह से फ्लो करती है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो 90 डिग्री दैट इज़ परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती हैं। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न की अगर बात करेंगे, डेंड्रेटिक, तो ये होती है रिजेंबल द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ठीक है, ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की शाखा होती हैं उसको रिजेंबल करती हैं, उसको हम बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल देख लिया, ट्रेलिस देख लिया, एक और है एंड दैट इज सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल में होता है एक सेंट्रल लेक या डिप्रेशन में रिवर्स आके अपना रिवर्स को चारों दिशाओं से डिस्चार्ज करती हैं, दैट इज सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, लोकटक लेक में। लोकटक लेक कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट करके आप जल्दी से बताएंगे। फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट कौन सा इसमें से ये पूछा है, बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ सर, आपकी किताबें इतनी महंगी क्यों हैं, जब लोगे तो समझ में आ जाएगा। पेपर का क्वालिटी और बाकी सारे जो मल्टीपल प्रिंट्स हैं वो सब देख के समझ में आ जाएगा क्यों महंगी है, फिर समझ में आ जाएगा क्यों महंगी नहीं, वो सस्ती है। चलो, ओके। Multidimensional Poverty Index, that is MPI, was developed in 2008 by OPHI, that is Oxford Poverty and Human Development Initiative, and UNDP, and is used alongside the Human Development Index. सब कुछ सही है except this one thing, except this one fact, and this is wrong because it was developed in 2010. 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। That is why the first statement is wrong, and because first statement is wrong, second अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। ये पब्लिश करता है मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, एंड जो आपका यूएनडीपी है। और अगर हम नेशनल मल्टीडिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, जो नेशनल एमपीआई है, तो इसको जो डेवलप करता है दैट इज़ नीति आयोग, ठीक है।
जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसको डेवलप करता है, नेशनल एमपीआई को। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन। 6th, कमिटी के नाम लिखें लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट साइड में कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मैच करिए। कर लिया। सरकारिया कमीशन 1983, एल.एम. सिंघवी कमीशन 1986। ठीक है, एल.एम. सिंघवी चाहे वो चलो अभी बताता हूँ क्या है। बाकी अशोक मेहता 1977, जी.वी.के. राव, तुम बता दो जी.वी.के. राव कमेटी कब बनी। तो इनका मेन काम क्या था, देखो सरकारिया को छोड़ दें, एल.एम. सिंघवी हो, अशोक मेहता हो, चाहे जी.वी.के. राव हो, जो 1985 में बनी थी, इन तीनों ऊपर का जो काम था वो पंचायत को लेकर था। बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले बनी थी 1957 में, जिसने कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था और जो स्टैब्लिश भी हुआ 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किया था। अब 3 टियर हम कल भी पढ़ चुके हैं आई थिंक। ठीक है, कि जो एकदम विलेज लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, जिसका हेड कौन होता है, अफसर बिटिया रिकॉल करो, पंचायत समिति। और यहाँ पे होता है आपका जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अशोक मेहता ने बोला था ये और ये। अच्छा, वैसे जो इंटरमीडिएट लेवल है, जहाँ पे पॉपुलेशन 2 मिलियन से कम है, जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ पर इंटरमीडिएट जो लेवल ऑफ पंचायत है उसको स्टैब्लिश करना ज़रूरी नहीं है। और इसको हेड कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, BDO, दैट इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अशोक मेहता कमेटी सजेस्टेड 2 टियर पंचायती राज सिस्टम, दैट इज़ इसका 3rd हो जाएगा, दैट इज़ ए वुड गो विद द 3rd। तो गलत गलत गलत, खत्म, सिंपल। ठीक है, सरकारिया कमीशन वॉज विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर एंड स्टेट का रिलेशन, रिव्यूड दी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन टू दी वर्किंग ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को भी इसने देखा था। ठीक है, बट मेन जो इसका काम था दैट वाज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने का काम किया था। एल.एम. सिंघवी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन की बात कही थी। ठीक है, एंड जो जी.वी.के. राव कमेटी है दैट सजेस्टेड दैट लोकल गवर्नमेंट शुड बी गिवन दी कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेकेंड सजेस्टेड दैट लोकल गवर्नमेंट शुड बी गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये तो आपका सरकारिया से होगा ना, ठीक है, बिल्कुल, ये आपका सरकारिया से होगा। तो डी का 2 होगा, डी का 2 ही है, फिर सिंपल आप यहाँ से देख सकते हो। एल.एम. सिंघवी की अगर बात करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन, एंड जी.वी.के. राव की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन टू द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, दैट इज 4th। ओके, 3412 ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन को पढ़िए और ज़रा आंसर करिए। आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, उस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ करिए। जो इस बार का भी पेपर बनेगा वो आपका वही बनाने वाला है, दैट इज़ थीसिस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो भी यहाँ से आपको कुछ पैटर्न समझ में आएगा उसको नोटिस करिएगा। ठीक है, कर लिया आपने इसको अटेम्प्ट? नॉट ओके, व्हाट नॉट ओके? ओके सर, ये PSSC पेट के लिए करंट अफेयर जीके की PDF। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लास्ट में याद दिलाना स्वाधीन, मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अभी देखा ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर डेटा के साथ छेड़छाड़ करी गई थी, 2010 का 2008 कर दिया, जिसकी वजह से एक स्टेटमेंट गलत हुआ एंड पूरा जो हमारा मतलब 3 ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए। सेम गोज हेयर ऑल्सो, दैट इज़ जो जहांगीर वाला क्वेश्चन था, जहांगीर में फैक्ट था, डेटा नहीं था, इट वॉज फैक्ट। ओके, एंड यहाँ पे भी फैक्ट था। ओके, तो यहाँ पे भी एक्चुअल में वही किया गया है कि जो इंडिया का टारगेट था 2022 तक वो 275 गीगावाट का नहीं था, 175 गीगावाट का था। सिंपल, 3rd गॉन 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 गॉन, खत्म। कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया बाई इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी। सही है, ये 2022 तक के टारगेट हैं। अगर 2030 तक के टारगेट पूछेगा तो ये ध्यान रखना 500 गीगावाट के हैं, जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी मतलब जिसमें कि आपका सोलर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, बायोमास आ जाएगा। ठीक है, बायोमास से जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो, तो ये सब आ जाते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल में।
इंडिया में अगर बात करेंगे हिंदी में क्वेश्चन, तो ये हैं आपके नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी जनरेट होती है, ये यूपी में है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, रावत भाटा जिसको बोलते हैं, रावत भाटा। ककरापार गुजरात में है। तारापुर सबसे पहला है जो 1969 में डेवलप हुआ था, महाराष्ट्र में। कैगा है कर्नाटक में। कुंडनकुलम तमिलनाडु में। और जो आपका कलपक्कम है, कलपक्कम, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, वो भी आपका तमिलनाडु में। तो कलपक्कम और कुंडनकुलम दोनों हैं। और कलपक्कम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला, हमारा देश का पहला फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को रिसेंट में इंस्टॉल किया गया था। फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो होता है जो जितनी एनर्जी खर्च करता है उससे ज़्यादा वो जनरेट कर देता है। इस तरह से उसको बनाया जाता है कि भाई प्लैटिनम की यहाँ पर शील्डिंग लगाई जाती है, बीच में यूरेनियम फिल होता है, ठीक है। जब फिजन होता है तो फिजन से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो प्लैटिनम में हिट करते हैं, प्लैटिनम में फिजन होता है और उससे और यूरेनियम बनता है, विच इन टर्न इज़ अ फ्यूल, ठीक है। तो यूरेनियम का फिजन हुआ तो प्लैटिनम पे टकराया, प्लैटिनम में टकराया तो उससे यूरेनियम और बना। इस तरह से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये रशिया में ही फुली डेवलप्ड है। अगर इंडिया में भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा तो इंडिया वुड बी द सेकंड कंट्री टू अचीव दिस। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो किस रिवर पे? रावी, इंडस, चेनाब या गंगा? बता। तो हड़प्पा हमें पता है कि ये सबसे पहली बार जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1921। देन मोहिंजो को इन द ईयर 1922 इट वाज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी, दैट इज RD बनर्जी। हड़प्पा, रावी, ठीक है। एंड इंडस के रिवर के बैंक्स पे आपका मोहिंजो था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रावी, हड़प्पा एंड इंडस, मोहिंजो। देन यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर सबसे, अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पर मांडा था जम्मू कश्मीर में, यहाँ दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सुख्ता गंडौर आपका कहाँ पे था? ये अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये इसकी एक्सट्रीमिटीज़ थी, ये पता होना चाहिए। एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन का जब एक्सकेवेशन हुआ था तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, दैट इज़ ASI का चेयरमैन कौन था ये आपको बताना है। हु वॉज दी चेयरमैन? तो चेयरमैन था आपका जॉन मार्शल, जिसने इसका नामकरण किया था। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं जरा बताएंगे? हड़प्पा में हमें क्या मिलती है? 6 ग्रैनरीज मिलती हैं ईच रो में। मोहिंजो में तो क्या मिलता है? मोहिंजो में ग्रेट बाथ मिलता है, ग्रेट ग्रैनरी मिलती है, यहीं से हमें पशुपति की सील मिलती है, प्रोटोशिवा की सील जिसको हम बोलते हैं, यहीं से आपका डांसिंग गर्ल का जो ब्राउन स्टैचू है वो मिलता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो गॉडेस अर्थ की जो टेराकोटा की बनी हुई जो मूर्ति है वो मिलती है। बाकी जो हमें प्रोटोशिवा की मिलती है सील या फिर बियर्डेड मैन मिलता है, वो आपके स्टेटाइट के बने हुए होते हैं जो एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, पॉलिटी से क्वेश्चन है। कनिंगम बिल्कुल सही। अलेक्जेंडर कनिंगम वाज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रू, सही है। Now, Article number 21A was added by the 86th Amendment 2002 and provides for the right to education of children aged 6 to 14 years. Correct. 32 provides right to constitutional remedies which empower the citizens to move to a court of law in case of any denial of fundamental rights. Again, true. कितने तरह के rights provided हैं? और किसने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था इसको? ओके। एंड ये रिट्स बोरो कहाँ से करी हमने? Article 242 to 242O relates to पंचायत providing a framework for the creation and functioning in India. ये भी सही है आपका। 12th schedule is popularly known as anti-defection law. Wrong, because anti-defection law is not 10th, but it is 10th schedule added through 52nd Amendment of 1985. This is true. सही है, लेकिन इस एक पार्ट गलत है इसलिए पूरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा गया, 1 2 3 भी मतलब गलत है, ओके। 243 होगा यहाँ पे इसलिए गलत है, ठीक है। 243 to 243O पंचायत के बारे में बात करता है, इसलिए दिस वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। रेट्स की अगर बात करें, हिंदी में लिखा हुआ है, रेट्स की अगर बात करें तो रेट्स 5 होती हैं हमारी। 5 कौन कौन सी होती हैं? हेबियस कॉर्पस होती है, मैंडमस होती है, प्रोहिबिशन होती है, सर्शियोररी होती है, सर्शियोररी एंड क्यो वारंटो होती है ना। टू हैव द बॉडी ऑफ, वी कमांड, वी फॉरबिड, टू बी सर्टिफाइड ऑफ, बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, इनके लिटरल मीनिंग्स होते हैं। बोरो हमने कहाँ से किया? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे हेबियस कॉर्पस अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो एकदम थोड़ा सा अनरिलेटेड चीज़ होगी, मतलब रिलेटेड है विद थ्रू हिस्ट्री, कि हेबियस कॉर्पस
किस पर्टिकुलर एक्ट से सस्पेंड हुई थी, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते कौन सा एक्ट आया था। एंड हेबिस कॉर्पस कब नहीं लगाई जा सकती है, हेबिस कॉर्पस तब नहीं लगाई जा सकती जब डिटेंशन लॉफुल तरीके से हुआ हो, जब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ हो, ठीक है, एंड कोर्ट इज़ द जो है कंपीटेंट अथॉरिटी, उस केस में नहीं लग सकता है। मैंडमस कब नहीं लग सकता है, जब काम जो है मैंडेटरी नहीं है बल्कि वॉलेंट्री है, प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ नहीं लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक हायर कोर्ट या फिर सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को बोलती है अपने जुरिस्डिक्शन पे रहो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर देती है क्योंकि वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल चुका है और उस पर्टिकुलर केस को अपने अंडर में ले लेता है। क्यों वारंटो, जब कोई एक पब्लिक ऑफिस को एक ऐसा बंदा होल्ड कर रहा है जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, देन इशू किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आपको रिकॉल करना है 32 और 226 में डिफरेंस क्या होता है। ये रिट प्रोवाइड करता है, रिट की इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर 226। अब क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू द रिट्स, बट क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू द रिट्स। ये जो होता है हाई कोर्ट 226 का यूज़ करके रिट को इशू कर सकता है, नॉट ओनली टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो लीगल राइट। एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी। सो दैट इज़ वाई वी से कि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है इज़ वाइडर दैन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको ये होमवर्क है कि 243 से लेकर 243 ओ जो मैंने आपको याद करवाए थे पंचायत के जो आर्टिकल्स थे, वो एक एक आपको आर्टिकल रिकॉल करना है कि किस आर्टिकल में क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट, 29 फंक्शनल आइटम्स, 11th शेड्यूल, सारी चीज़ें पंचायत को लेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव थे। सेल्फ सफिशिएंसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव थे। सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था, PL 480 पब्लिक लॉ 480 स्कीम के तहत यूएसए में इंपोर्ट करते थे वीट, और यूएसए में कौन से वीट देता था, जो वो अपने वहाँ के पिग्स को, सुअरों को खिलाता था। तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए और आज ये हालत है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। पहला तो होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी ना हुआ इससे, औद्योगिकरण का हरित क्रांति से क्या लेने देना, खत्म 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 खत्म। एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला किसानों को, बहुत लोगों को। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ रादर, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द त्रिपिटका इज द ट्रेडिशनल टर्म फॉर द बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ओके, द जातकास are a voluminous body of literature concerning the previous births of the Buddha. The second Buddhist council was convened at Kundalwan, Kashmir, and resulted in the first schism in the Sangh. The Mauryan Emperor Ashoka embraced Buddhism after the Battle of Kaling and helped it spread. Second Buddhist council हमें पता है कुंडलवन में नहीं हुई थी, चौथी वाली हुई थी। पहली हुई थी राजगीर में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। क्योंकि तीसरा गलत है, 2 ऑप्शन उड़ गया, चौथा अपने आप सही हो गया। पहले और दूसरे में अपन को चेक करना है। त्रिपिटका बुद्ध मोनेस्ट्री नहीं है, ये त्रिपिटका है जिनको हम बोलते हैं त्रिपिटका, मतलब 3 बास्केट्स। बास्केट ऑफ व्हाट? दीज आर बुक्स, लिटरेचर, पाली लिटरेचर है, इनको पाली कैनन भी बोलते हैं। पाली कैनन क्योंकि पाली में लिखी हुई है लिटरेचर है। 3 लिटरेचर हैं, 3 लैंग्वेजेस में, मतलब 3 बुक्स हैं। कौन कौन सी हैं? अभिधम्म पिटका, सूत्र पिटका, आई थिंक बता भी चुका हूँ मैं परसों वाले लेक्चर में, और विनय पिटका, है ना। इसमें क्या है? बुद्धा के फिलॉसफी है, फिलॉसफिकल टीचिंग, बुद्धा के सरमन्स हैं, एंड इसमें क्या है? रूल्स एंड कोड्स हैं बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के लिए, ठीक है। एंड जातक क्या है? प्रीवियस बर्थ के बारे में लिखा हुआ है जातक टेल्स में। एंड वो तो हमें पता ही कि अशोका ने 261 BC में जो कलिंग वॉर हुआ था उसके बाद क्या किया था? बैरी घोषा को रिप्लेस करके धम्म घोष ले आए थे, है ना। कॉन्क्वेस्ट बाई वॉर को हटा के कॉन्क्वेस्ट बाई हार्ट ले आए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला वाला गलत होगा, दूसरा और चौथा सही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव्स क्या हैं? जल्दी से कमेंट में लिखो, बिकॉज कल मैंने आपको बताया था। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन ये टर्म किसने कॉइन किया था? रिमेंबर, ये टर्म दिया था विलियम गॉड ने। ये टर्म किसने दिया था? विलियम गॉड ने। नॉर्मन बोरलॉ इसके फादर कहे जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉ, जिनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। एंड MS स्वामीनाथन इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, जिनको कि भारत रत्न मिल चुका है 2019 का।
ओके तो विलियम गॉड ने टर्म दिया था, फादर इनको बोलते हैं और इंडिया में फादर इनको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? मैक्सिको और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. Sanskrit is the liturgical language of Hinduism, Buddhism and Jainism and is one of the 22 languages listed in the 8th schedule. Konkani spoken in the western coastal regions of India was added to the 8th schedule in the 71st amendment. Okay? तो पहला वाला तो सही है, बिकॉज हमें पता है कि 8th शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी एंड करेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं. कैसे ऐड हुई हैं वो भी हमने पढ़ चुके हैं. 21st से सिंधी ऐड हुई, 71st से KNM दैट इज़ कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जिसको मैती भी बोलते हैं वो ऐड हुई. 92nd से BDSM बोडो, डोंगरी, संथली और मैथिली ऐड हुई. और 96 से कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई, ओडिया को ओरिया किया गया. ठीक है, बस मतलब ओरिया को ओडिया किया गया, ये चीज़ ध्यान रखना है बस. कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई थी उससे. पहला सही है. Sanskrit is the liturgical language of Hinduism, Buddhism and Jainism and is one of the 22 languages listed in the 8th schedule. And Konkani spoken in the western coastal regions of India was added to the 8th schedule in the 71st amendment of the constitution. Konkani बिल्कुल सही है. KNM बिल्कुल सही है. ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर नेगेटिव्स की अगर बात करें तो बिल्कुल वाटर लेवल डिप्लीट हुआ था, सॉइल एल्कलिनिटी बढ़ गई थी, खराब हुआ था एंड फार्मर्स के बीच में जो डिस्पैरिटी वो बढ़ गई थी. ठीक है, ठीक है. तो तीसरा यहाँ पे सही है और दूसरा भी सही है क्योंकि संस्कृत इज द पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल है, जिसको लेके कौन है वो राम भद्राचार्य जी हैं बोल दिए कि प्रेमानंद जी लेक्चर नहीं दे पाएंगे संस्कृत में अगर हम संस्कृत में आ गए तो. कंट्रोवर्सी हर जगह है. विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट पर 2011 सेंसस. तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इंडिया की लिटरेसी अगर हम बात करेंगे 2011 के सेंसस के हिसाब से तो इट इज़ 74.04%. अगर इसको मेल और फीमेल में डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हम मेल और फीमेल में डिवाइड करेंगे तो कितना 82.14 है मेल में और 60, ठीक है, परसेंट, और फीमेल में अगर बात करेंगे तो 65.46% है. ये है 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिसमें कि हाईएस्ट अगर बात करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट अगर बात करेंगे तो कहाँ की है? केरला की. ठीक है, हाईएस्ट कहाँ की है? केरला की. लोएस्ट कहाँ की है? लोएस्ट कहाँ की है? एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट, लोएस्ट, स्टेट एंड यूटी. ठीक, अभी सही है. तो हाईएस्ट स्टेट अगर बात करेंगे केरला की है, लोवेस्ट अगर बात करेंगे बिहार की है. केरला की कितनी है? 94%. और यहाँ की मेल और फीमेल दोनों सबसे हाईएस्ट हैं. अगर मेल हाईएस्ट केरला, फीमेल हाईएस्ट केरला. लोवेस्ट बिहार की है. यूटी में जब हम बात करते हैं तो यूटी में हाईएस्ट किसकी है? लक्षद्वीप की. ठीक है, 92% है समथिंग. ठीक है, 92%. और अगर बात करेंगे यूटी में लोवेस्ट किसकी है तो दादर, ये आपका क्या बोलते हैं, दादर नगर हवेली. क्योंकि दमन और दीव तब अलग था, 2019 में एक हुआ है. दादरा नगर हवेली, दमन और दीव अभी एक है, लेकिन तब पहले जब 2011 में सेंसस हुआ था तो अलग अलग था. तो हवेली में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है. स्टेट यूटी सब मिला लो, लेकिन यहाँ का वो सबसे कम है. ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ कि रूरल लिटरेसी रेट कितना है? रूरल लिटरेसी रेट इंडिया में कितना है? व्हाट इज़ दी रूरल लिटरेसी रेट? तो 68% ध्यान रखना. ठीक है, रफली. और अर्बन में अगर बात करेंगे तो 84% है अर्बन लिटरेसी रेट. विच इज द फॉलोइंग. और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर दूं तो डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लोवेस्ट किसका है? तो हाईएस्ट में ध्यान रखना किसका है? सेरचिप. कहाँ, किस स्टेट में पड़ता है? सेरचिप. और लोवेस्ट में बात करेंगे तो अलीराजपुर. कहाँ पड़ता है ये? तो सेरचिप है मिजोरम में और अलीराजपुर है MP में. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है. बिल्कुल सही है, ये तो हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर ऑफ 1946 को एंड इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को. ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. नो, प्रियम्बल नहीं अडॉप्ट हुआ था, मैंने आपको बताया भी. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था. प्रियम्बल जो है वो डिराइव्ड है, वो बेस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे. वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल नहीं बन गया है.
प्रीएम्बल तो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया है तब बना है। अब खुद बताओ, और किसी चीज़ की समरी जब आप पढ़ लोगे पूरा, मान लो कि मैं आपसे बोलूँ इस क्लास की समरी बताओ, अभी कंप्लीट ही नहीं हुई तो कैसे बता दोगे, कैसे बता दोगे तुम? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो गया उसके बाद ही तो समरी लिखी जाएगी उसकी। तो ये समरी है। आईडी कार्ड एन ए पालखी ने बोला था। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था, जरा बताइए? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रोज वही बात रिपीट करनी पड़ती है ना, कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड, इट वॉज अमेंडेड ओनली वंस, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, ISS, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, दीज 3 words were added. It is neither a source of power nor a limitation on the power of the government. Preamble taken from the constitution of US. ठीक है, एंड इसके एलिमेंट्स भी हमने कल आई थिंक डिस्कस किए ही थे सारे एलिमेंट्स को। ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 15th। अटेम्प्ट करिए स्टेटमेंट्स पढ़ के। क्या किया मुंशी, क्या? ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। सिंपल देख के समझ में आ रहा, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1907 का नहीं था, 1909 का था। बिल्कुल वो इंडियन काउंसिल एक्ट ही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं था, लेकिन वो 1909 का था, 1907 का नहीं था वो। तो दूसरा वाला यहाँ पे स्टेटमेंट गया 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 गया, ख़त्म। सिंपल ऑब्जर्वेशन था। ये जो आपका मॉन्टैग केल फॉर रिफॉर्म्स है 1919 का, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट नहीं था, बल्कि ये ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये 1919 का। इसने डीआरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। व्हाट डज डीआरकी मीन? तो सारे सब्जेक्ट सेंट्रल और प्रोविंशियल में डिवाइडेड थे। प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी। प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी मतलब है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को फर्दर डिवाइड किया गया था। इनको फर्दर डिवाइड किया गया था रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड में। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड में, ठीक है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। दिस इज द डीआरकी इन द प्रोविंसेस। देन इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस हम बोल सकते हैं कि एकदम उलट किया गया। किसके द्वारा? 1935 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसने क्या किया? प्रोविंसेस से डायरकी हटाया, उनको ऑटोनॉमी दी और सेंटर में डायरकी दे दी। ओके 1919 वाले ने क्या था? प्रोविंसेस में डायरकी दी थी और सेंटर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया था। 1935 ने क्या किया? प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देके सेंटर में डायरकी दी और प्रोविंसेस में, सब में नहीं, 6 आउट ऑफ 11 उनको बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था बिकॉज प्रोविंसेस में एग्री करी नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है 1935 वाला। और ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने अपने मेजर कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है या पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट है वो इसी से बोरो किया है, 1935 के एक्ट से। ओके, और 1919 के एक्ट ने क्या किया था? जो सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए गए थे मुस्लिम्स के लिए 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म से, उसको और एक्सटेंड किया एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, इन सब कम्युनिटी के लिए। ओके, और हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था 1857 के रेबेलियन के बाद, जिसने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया था। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, आपको याद है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उससे क्या हुआ था? एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। उस दोनों को एबॉलिश कर दिया गया 1858 के एक्ट से। और गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय, उसको हटा के वॉइस रॉय बना दिया गया। ठीक है, वही वॉइस रॉय बन गया। पहला वॉइस रॉय कौन बना, जल्दी से बताएंगे कमेंट में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोजीशन को क्रिएट किया गया और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल प्रोवाइड करी गई। पहला वॉइस रॉय कौन था? कैनिंग, जिसके टाइम पे ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ओके, एंड ये जो सेक्रेटरी, जो 15 मेंबर्स की काउंसिल है ना, वो 1935 के एक्ट से खत्म करी गई थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 से जाके आगे खत्म करी जाती है। ठीक है, एक पील कमीशन बना था, पील आयोग, जिसने कि ये बताया कि भाई आगे से अब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसमें इंडियंस की मात्रा कम रखो, ब्रिटिशर्स का ज़्यादा रखो। ठीक है, इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन भी बोलते हैं बिकॉज क्वीन विक्टोरिया के द्वारा ये प्रोक्लेमेशन आया था, इसलिए। ऑलराइट, ये हिंदी में रहा क्वेश्चन आपका, जो मुझे पहले ही दिखा देना चाहिए था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा क्या है? क्या लगता है तुमको? आदमी ज़्यादा जीता होगा औरतों से या कम ज़्यादा जीता होगा इंडिया में, भारत में? बताओ जल्दी बताओ, कौन जीता होगा? सर IB की एप्लीकेशन ही कम है तो आप मतलब पढ़ाना ही ख़त्म कर देंगे? बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। क्यों नहीं कर देंगे? क्यों नहीं कर देंगे? आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो IB का? बताओ क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ जल्दी से। IB की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव होगा ना तुम्हारा। तो भाई मेरा भी तो होना चाहिए ना कुछ इंसेंटिव। चलो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मैन इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, भाई लेस है, कम है इंडिया में, लेस देन दैट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर?
अब मैं इस रीज़न पे नहीं उतरूँगा, नहीं कुछ मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा फालतू में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जल्दी से और आंसर बताएं। हाँ भाई, दिल्ली पुलिस में कर देंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का देखते हैं। फेलियर ऑफ थर्ड प्लान दैट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रुपी अलॉन्ग द with the inflationary recession led to. अच्छा, tell me what is inflationary gap? What is inflationary gap? Led to the postponement of the fourth 5-year plan. True. Third 5-year plan, what was the time period? 1961 to 66. Okay. हुआ क्या? चाइना के साथ वॉर हुआ 62 में, 65 में पाकिस्तान भी बीच में कूद पड़ा के, एंड फेमाइन हुआ। ठीक है। थर्ड 5-year प्लान वॉज एन अटर फेलियर। 5.6% का टारगेट रखा था, 2.8% अचीव हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ 2.8 या फिर 2.4% भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक, फेल हुआ। उसके बाद क्या किया? छुट्टी ले ली हमने 3 साल के लिए और प्लान हॉलीडे में चले गया 1966 से लेके 69। लिखा हुआ 3 एनुअल प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ द फिफ्थ 5-year प्लान। नो, 3 एनुअल प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ फोर्थ 5-year प्लान। चौथा ना इंट्रोड्यूस करके हमने 3 साल का ब्रेक लिया। ठीक है। और ध्यान रखना, जैसे कि 69 खत्म हो गया आपका प्लान हॉलीडे, तो फोर्थ 5-year प्लान है 69 से लेके 74 तक, फोर्थ। ठीक। फिफ्थ 5-year प्लान आता है 1974 से लेके 78। जिनके पास फैट मैन है, पूरा 5-year प्लान वाला सेक्शन वहाँ से कर लेना। अगर बाहर गया तो किसी से नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना डिटेल में उसमें दिया हुआ है। ठीक, तो 78 तक। देन उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट चेंज हो गई। 4 साल तक तो चला है 5-year प्लान, 4 साल तक। ठीक है, इट वॉज द ओनली फिफ्थ 5-year प्लान वॉज द ओनली 5-year प्लान दैट डिड नॉट कंप्लीट इट्स 5 years। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट चेंज हो गई, जनता गवर्नमेंट आ गई, एंड उसके बाद फिर अगेन रोलिंग प्लान आ गया 2 साल के लिए। रोलिंग प्लान फिफ्थ 5-year प्लान के बाद। क्लियर रहती चीज़? तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका ये लिखा हुआ है ना फिफ्थ, ये गलत है। फोर्थ 5-year प्लान इसकी जगह होगा। जो लोग ये बता रहे हैं सी, वो गलत हैं। सॉरी, सी वाले सही हैं क्योंकि बी गलत होगा। यस, ठीक है, पहला वाला ही सही है सिर्फ। चलो, व्हाट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप ये होता है कि भाई कंट्री की रियल जीडीपी क्या है, ओके, और पोटेंशियल जीडीपी क्या है। पोटेंशियल मतलब औकात कितनी है कंट्री की, जीडीपी की ग्रॉस है कितनी अभी, उसके बीच का जो गैप है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रोमाइट? थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि भारत के निम्नलिखित के किस राज्य में क्रोमाइट का सर्वाधिक भंडार है? हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उड़ीसा? उड़ीसा में अच्छा किसके हाईएस्ट रिजर्व्स देखने को मिलेंगे? तो उड़ीसा में है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस मेटल की ओर है जरा बताइए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पंचपट माली डिपॉजिट्स। पंचपट माली डिपॉजिट्स हैं जो कि कोरापुट जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उड़ीसा में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो आंसर होगा यहाँ पर उड़ीसा ही होगा। ठीक है, हाँ, उड़ीसा ही होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा ही होगा। क्लियर? अच्छा, क्रोमाइट मतलब क्रोमियम। एक्चुअल में ये क्रोमियम और आयरन का ऑक्साइड होता है ये क्रोमाइट। क्रोमियम और आयरन का मिक्स्ड ये होता है। ठीक है। अच्छा, बॉक्साइट अगर आप देखोगे तो लोहार डागा में मिलेगा। लोहार डागा कहाँ पड़ता है? लोहार डागा जल्दी बताओ, लोहार डागा कहाँ पड़ता है? तो वहाँ पर भी है। ठीक है, और हिंडल्को देखता है आपका, हिंडल्को। ठीक है, हिंडल्को, बाल्को। ठीक है, राजस्थान में आपको मेजरली कॉपर के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। कॉपर की यहाँ पर कौन सी माइन है? खेतड़ी की माइन्स है। हिमाचल प्रदेश में आप जियो थर्मल एनर्जी साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मणिकर्ण, ये जियो थर्मल साइट है। जियो थर्मल साइट एक तो पूगा वैली है लद्दाख में, और मणिकर्ण है हिमाचल प्रदेश में। येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, जो कि बहुत फेमस है जियो थर्मल एनर्जी के लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, तुगलक डायनेस्टी वाज एंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो तुगलक डायनेस्टी को किसने ऐड किया था? गियासुद्दीन तुगलक खुद तो ऐड नहीं करेगा अपनी डायनेस्टी को। हाँ, खिलजी डायनेस्टी पहले आई थी और स्लेव डायनेस्टी भी पहले आई थी। ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या खेलते वक्त डेथ हुई थी? एंड हमें पता है कि ये इसको हम इसको क्या टाइटल मिला हुआ था? इसको टाइटल क्या मिला हुआ था?
लाख बख्श, दैट इज़ गिवर ऑफ लैक्स। इसने बनाया क्या था? अलाई दरवाज़ा बनाया था, सॉरी अलाई दरवाज़ा बोल रहा हूँ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में, और ये क्या था, कुव्वतुल इस्लाम बनाया था कुतुब मीनार के पास में, ठीक। एंड उसको किस टेक्निक में बनाया था? कॉर्बेल्ड आर्च टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक का भी नाम ध्यान रखेंगे, कॉर्बेल्ड आर्च टेक्निक होती है इस तरह से, ठीक है। देन अगर बात करेंगे ऐबक की, तो पोलो खेलते वक्त इसकी डेथ हुई थी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट करवाया था, बस, ठीक है। अपने जो अपना जो गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके नाम पे, ठीक है। आंसर होगा तैमूर। तैमूर ने ख़त्म किया था डायनेस्टी को, तुगलक डायनेस्टी को, ठीक है। जब तैमूर ने अटैक किया था तो उस टाइम पे कौन रूलर था तुगलक डायनेस्टी का? महमूद शाह तुगलक। और इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई थी जरा बताइए तुगलक के बाद? तुगलक कब से कब तक थी? तो तुगलक थी 1320 से लेके 1413 तक, या फिर 1414 कहीं लिखा होता है, लेकिन 1414 ऑनवर्ड्स आ गए थे सैयद। और सैयद का फाउंडर कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? तो फाउंडर कौन था? फाउंडर था खिज़र खान, ठीक है, सैयद डायनेस्टी का। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आ जाए लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? बेसिक सा क्वेश्चन है। अच्छा आप ये बता दो, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? एंड कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कब रैटिफाई किया गया था? ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कब किया गया था? व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड? तो अगर बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन डे जिस दिन सेलिब्रेट करते हैं। संविधान हत्या दिवस किस दिन अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि मनाएंगे संविधान हत्या दिवस? फ्लैग 22 जुलाई 1947 1947। एंथम एंड सॉन्ग बोथ ऑन द सेम डे 24 जनवरी 1950। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मे एंड 1949। एंड एनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। एक्चुअल में एनफोर्स तो तुरंत ही कर दिया गया था कुछ प्रोविजंस को, बट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था, बिकॉज इसी दिन हमने 26 जनवरी को ही 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, आफ्टर फॉलोइंग द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929 प्रिसाइडेड बाई जवाहरलाल नेहरू। तो वहाँ पर डिसाइड किया गया था कि वी वुड सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे और पूर्ण स्वराज डे। तो इसीलिए उस पवित्र दिन को चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करने के लिए। कुछ प्रोविजंस थे जो 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। संविधान ठीक है। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप मैंने बता दिया, मई 1949। कॉमनवेल्थ क्या है? वो मेंबर, वो कंट्री जिनको ब्रिटेन ने कभी ना कभी रूल किया है। ओके चलो। एंड ठीक है, संविधान हत्या दिवस 25 जून, क्योंकि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। ऑन विच ग्राउंड्स? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया था। किस अमेंडमेंट से? कमेंट में आप जल्दी से बताइए। द लेक्चर एंड्स हियर एंड द सीरीज एंड्स हियर। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद। और तैयारी करते रहिए, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं वो इनफ है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में ऐसा तो उतना दम नहीं है, लेकिन PYQ से आपको पता ये लगता है कि भाई कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है। जैसे कि फैक्ट बहुत चेक करने की ज़रूरत है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको बहुत देखने की ज़रूरत है। जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल जो है उसको आपको काफ़ी अच्छे से देखने की ज़रूरत है। और बाकी पॉलिटी वगैरह तो बेसिक सा पूछ रहा है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कहाँ कहाँ पे गड्ढा रखता है, ठीक है, वो आपको PYQ से जानने को मिलेगा, जो आप आई थिंक जान रहे होंगे। ऑलराइट, बाकी करंट अफेयर्स आपको विद इन 2 to 4 डेज मिल जाएंगे परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्री रहेंगे आपके लिए, सब कुछ फ्री है। तो वो परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके। अरे भैया प्रिंस कुमार, तुम पगला गए हो भाई। ठीक कर देंगे दिल्ली पुलिस के लिए भी, कुछ करेंगे, रुक जाओ अभी, सब्र रखो थोड़ा। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। सर अच्छा ठीक है अभी समझाते हैं, रुको रुको।
ओके ठीक, तो रुकम देखते हैं कहाँ पे है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसी ने पूछा ना, देखो यहाँ पे देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा C है चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा वाई है चेंज इन इनकम, यानी कि हमारी इनकम में कितना चेंज आया और हमने कितना कंजम्पशन में चेंज किया। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी इनकम हो गई 20,000 से 30,000 महीना, 10,000 बढ़ गई। मैं पहले खर्च करता था 2,000, अब मैं खर्च कर रहा हूँ कितने, अभी भी 2,000, या फिर मान लो कि 2,200 रुपये। तो मतलब इनकम में कितना चेंज आया 10,000 का, कंजम्पशन में कितने का चेंज आया 200 रुपये का, समझ रहे हो। तो ये है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, MPS। भाई टोटल इनकम तो 1 मानूंगा, कोई भी चीज़ 100% होती है तो 1। खर्च अगर मैंने मान लो ये C है, खर्च अगर मैंने कर दिया C तो बचा कितना, सेविंग। भाई मेरी इनकम है 1 रुपये, मैंने खर्च कर दिया C तो बचा कितना 1 माइनस C, तो MPS क्या हो गया 1 माइनस C। ठीक है, क्लियर है। टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर प्लस दिस CY। व्हाट इज CY, इनकम डिपेंडेंट कंजम्पशन। ये है ऑटोनॉमस, मैं बोल सकता हूँ कंजम्पशन, ठीक है, या फिर इनकम इंडिपेंडेंट कंजम्पशन। इनकम चाहे मेरी बढ़े चाहे घटे, कुछ कंजम्पशन ऐसा है, रोटी दाल चावल वो मैं खाऊंगा ही, वो मैं कंजम्पशन करूंगा ही, उतना मैं खर्च करूंगा ही, चाहे मेरी इनकम चेंज हो या ना हो। ये है कि जो मैं फॉर एग्जांपल कि अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, ये जो मेरा खर्चा है वो इनकम डिपेंडेंट है। तो इसका टोटल पूरा फॉर्मूला ये होता है, पूरा कंजम्पशन इज इक्वल टू दिस इनकम इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन A, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं, प्लस CY, जहाँ पे C है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड Y है लेवल ऑफ इनकम। समझ में आई चीज़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। ऑलराइट, चलो भाई, थैंक यू। एंड दिल्ली पुलिस कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, दिल्ली पुलिस कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, अमन सर का पूरा बैच पड़ा हुआ है यार, परमार एकेडमी पे जाओ। दिल्ली पुलिस के जितने भी लोग हैं परमार एकेडमी पे जाओ भाई। अमन सर ने ना जाने क्या क्या करवा डाला है वहाँ पे, पर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ना जाने क्या क्या, सब कुछ मतलब सब कुछ, मज़ा आ जाएगा आपको, यू कांट मिस दैट। ठीक है, दिल्ली पुलिस का वहाँ से आप करो। ओके, सो डू यू फॉलो अद्वैत वेदांत, नहीं है, मैं फॉलो तो नहीं करता हूँ। बाबू का रिचार्ज भी A में आएगा, अच्छा। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और PDF इसकी परमार इसी टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसको क्विज़ वगैरह वो करने हैं तो आप जा सकते हैं कहाँ पे, क्विज़ वाला जो ग्रुप है परमार इसी का, वहाँ पे, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऑलराइट क्विज़ेस। एंड साथ ही साथ अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो अभी 2-4 दिन में अपलोड हो जाएंगे वहीं पे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। बाकी अभी एक वीडियो डलेगा, जो लोग बहुत डरते हैं उनके लिए, ज़रूर देखिएगा उसका। ऑलराइट, थैंक यू।